नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो शिक्षण कौशल का पाठ चल रहा था उसमें आज हमारा शिक्षण कौशल के अंतर्गत लेसन जो चौथा होगा वो है हमारा सामयिक शिक्षा, और उसके अंतर्गत आज का हमारा पार्ट 2 होगा। तो अगर आप सहायक अध्यापक जो प्राइमरी स्तर का होता है उसकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि शिक्षण कौशल के अंतर्गत यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ये वीडियो आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो शिक्षण कौशल वाला पोर्शन होता है जो वन लाइनर की तरह दिया गया है उसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, आप देखते हैं शिक्षण कौशल का सिलेबस क्या है। देखिए, शिक्षण कौशल की सिलेबस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक शिक्षण की विधियां एवं कौशल उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक सामयिक शिक्षा है, और सामयिक शिक्षा के अंतर्गत दूसरा पार्ट ये है। इससे पहले पार्ट 1 बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त, सामयिक शिक्षा का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 का पहला पॉइंट है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये कोहल वर्ग से संबंधित है, बस इतना चीज ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस वैज्ञानिक से संबंधित है, आपको बताना है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और इसका संबंध अगर हम सीधा बात करें तो ये जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। उसमें जो पहली अवस्था थी जिसको संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष थी, उसको कहा जाता है इंद्रजनित गामक अवस्था। यानी बच्चे इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है इस अवस्था में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने इसका संबंध है, तो ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि वस्तु भले ही न दिखे पर उसका अस्तित्व रहना, और वस्तु अस्थायित्व का अभाव अगर बात किया जाए तो वह संवेदी पेशी अवस्था में ही इसका अभाव पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वस्तु अस्थायित्व शब्द जीन पियाजे ने दिया, इंद्रजनित गामक अवस्था से संबंधित है। वस्तु अस्थायित्व जो है का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, तो इंद्रजनित गामक अवस्था में पाया जाता है। आगे चलते हैं, और सांकेतिक भाषा किसके लिए, तो श्रवण बाधित के लिए। सीधी सीधी बात है कि श्रवण बाधित के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है किसका सिद्धांत है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। यह रुथ वेंडिक्ट का ये कथन है। अगला कथन और काफी इंपॉर्टेंट ये कथन है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। सामाजिक के अंतर्गत ये एक टॉपिक आता है, उसके अंतर्गत से ये प्रश्न बनता है। हरलाक का ये परिभाषा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अधिक तनाव का काल होता है तो वो किशोरावस्था। सबको पता है कि किशोरावस्था में काफ़ी कठिन अवस्था इसको कहा जाता है, और जीवन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक लाइफ होता है वो किशोरावस्था होती है। तो अधिक तनाव की अवस्था इस अवस्था में व्यक्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है। तो देखिए, अगर स्कूली बच्चों में अगर देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और रुचि ऐसे सभी देखने को भिन्नताएं मिलती है कि कोई बच्चा शारीरिक अक्षम होता है, कोई बच्चा शारीरिक से मजबूत होता है, किसी की मानसिक क्षमताएं कम होती है, किसी की पढ़ाई में रुचियां कम होती है, किसी की खेल में रुचियां ज़्यादा होती हैं। तो ये सबसे मानसिक जो विभिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये स्कूली स्तर के बच्चों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, तो सामयिक शिक्षा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी को एक साथ शिक्षा देना है, सभी को एक साथ बैठना है, सभी को एक साथ उठना है, सभी को एक ही साथ खाना खाना है। ये सामंजस्य शिक्षा की बात कही जाती है। अगला पॉइंट एलेक्सिया। एलेक्सिया पढ़ने, देखिए इसको एलेक्सिया नहीं कहते हैं, इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। समझिएगा, पठन क्षमता जो होती है ना, डिसलेक्सिया, जैसे कि वर्तनी संबंधी पढ़ने में जो भी त्रुटियां होती हैं तो ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। एलेक्सिया भी कह सकते हैं या डिसलेक्सिया इसको कहा जाता है। प्रश्न बनता है यहाँ से, ये भाषा विकार के अंतर्गत आने वाले शब्द होते हैं इलेक्सिया, जिसे पढ़ने में अक्षमताएं होती है तो उसको डिसलेक्सिया या एलेक्सिया कह सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ये सीधी सीधी बातें हैं प्रतिभाशाली बच्चों से। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर की होती है। अगला पॉइंट, बुद्धि लब्धांश समांतर रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, यानी डैश डैश के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं तो वह उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, बुद्धि लब्धांक। ठीक। अगला पॉइंट है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो वह बढ़ावा देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। काफ़ी इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है ताकि एक दूसरे में होड़ लगी होती है आगे निकलने की, प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है डिसग्राफिया। जैसे आप कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं जिससे डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया ऐसी सभी समस्याएं इनको देखने को मिलती है। डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी जो समस्याएं होती है वो। ठीक। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे लिखना, पढ़ना, गणना करना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण हैं। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब ये हुआ जो आप उंगलियों के माध्यम से जो कार्य को करते हैं उसी को सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कहा जाता है। अगला पॉइंट, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी, तो मेरा परिवार। आज भी चलता है, नर्सरी कक्षा में जो पढ़ाई स्टार्ट होती है बच्चों के लिए वो मेरा परिवार से ही स्टार्ट किया जाता है। पहले बच्चों से पूछा जाता है आपके परिवार में कौन है, आपके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, आपकी कितनी सिस्टरें हैं, ये सब बच्चों से पूछा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश डैश की समस्या के साथ संबंधित है, तो पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित होता है डिसलेक्सिया। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो वह पोर्टफोलियो है। देखिए पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सीटेट में भी प्रश्न बनता है, यूपी टेट में और सुपर टेट में तो बन ही सकता है। तो पोर्टफोलियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण कौशल का एक। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे के निरंतर जो विकास होते हैं ना उसकी प्रगति का पता चलता है, यानी कि बच्चे के जो शैक्षिक पक्ष होते हैं और बच्चे के जो सह शैक्षिक पक्ष होते हैं उसके जो डाटा होता है ना वो इकट्ठा कर कर रखा जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चे की विकास की प्रगति होती है, सीखने की दर होती है, उसका आकलन पोर्टफोलियो के माध्यम से किया जाता है। तो एक कीवर्ड याद रखिएगा, पोर्टफोलियो से सीधी सीधी बात कि बच्चे के जो निरंतर विकास की प्रगति होती है ना उसका पता चलता है पोर्टफोलियो से। सीटेट में काफ़ी प्रश्न बना हुआ है इससे, पोर्टफोलियो से। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो सामंजस्य शिक्षा कहा गया है निःशक्त बच्चों को, यानी कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। अगला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पर लागू होता है। अगला पॉइंट, यदि आपके कक्षा में एक बालक श को वाच पढ़ता है तो वह विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब पठन विकार है और ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, तो याद रखिएगा श को वाच जब पढ़ेगा तो उसके पठन संबंधी विकार आ जाते हैं, तो वह डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं,
तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाना के प्रयास करेंगे और काफ़ी सहायता मिलेगा, क्योंकि बच्चों का जो मातृभाषा होता है ना, वो बच्चों को पहले मिलता है, तब उसके बाद जो अन्य भाषाएं होती है, वो बाहरी भाषाएं होती है, वो मिलती है। तो आप मातृभाषा में अगर आप उनको सिखाएंगे तो काफ़ी उनको सीखने में आसानी महसूस होगा और उनको रुचि भी लगेगा उस चीज़ को सीखने में। तो मातृभाषा सबसे सीधा माध्यम है सिखाने के लिए अंग्रेजी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो होते हैं उनके साथ शिक्षा होनी चाहिए। सीधी सीधी बात, सामंजस्य शिक्षा होनी चाहिए। अगला पॉइंट, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं, या तो उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 80 से कम होगी, या उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ज़्यादा होगी। तो ये विशिष्ट बालक के दो प्रकार होते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक और एक होते हैं जो मंदबुद्धि बालक। ठीक, आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है हमारा कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो ड्रेबर महोदय का है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि दूसरों से साथ लड़ना। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया पॉइंट है यूपी टेट में। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि दूसरे के साथ वो लड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि ना वो 140 से ऊपर होती है। काफ़ी तीव्र सोच उनके अंतर्गत, सृजनात्मकता उनके अंतर्गत पाई जाती है। तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों से जब आप अलग करेंगे ना, तो उनकी जो सोचने की क्षमता होती है काफ़ी तेजी से विकसित होगी। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। सीधी बात में समझिएगा कि आपकी जो शिक्षण पद्धति है ना, वो आपके बच्चों के जो सिखाए गए ज्ञान होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो जो समन्वित शिक्षा सफलता अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपकी शिक्षण पद्धति में जो बदलाव लाइएगा और बच्चे के अनुसार लाइएगा। तो शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है समन्वित शिक्षा की सफलता। विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, वह डिसलेक्सिया। विशिष्ट अधिगम जो विकलांगता कही जाती है वो डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधी आते हैं। अगला पॉइंट, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति के वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो जैविक मंदता के अंतर्गत उसको रखा जाता है। जैसे बच्चों को पेट में, माँ के पेट में रहते हैं, तो उस समय जब उनके मानसिक में कोई अगर कमी आ जाती है या किसी चोट के कारण या शारीरिक अक्षमता के कारण माता के, तो वो उसको जैविक मान्यता के अंतर्गत रखा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 के 190 के बीच होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व असमायोजित होते हैं, तो वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। सीधी बातें हैं ये। अगला पॉइंट, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो कम योग्यता विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अगर विशेष शिक्षा संबंधित है तो विशेष शिक्षा उसी को दी जाती है जो कम योग्यता रखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता, यह विशेषता सृजनात्मक बालक की होती है। तो सृजनात्मक बालक वही होते हैं जो अपनी समस्या के समझते हैं, समस्या को समाधान करने की क्षमताएं रखते हैं, खोजबीन वाले कार्य करते हैं, तो सृजनात्मक बालक की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। अगला बालक, कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? अगला पॉइंट करा कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो वो मंद बुद्धि जो होती है ना, वो जन्मजात अगर होती है, सिर्फ ये चीज याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है, उन्हें कहते हैं पिछड़े बालक। जिनकी सीखने की क्षमता जो होती है वो सामान्य बच्चों से कम होती है, वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट, कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है सुनने की क्षमता को जांच हेतु। 30 से 40 डेसिबल का उपयोग किया जाता है जब दो व्यक्ति सामान्य रूप से बातें करते हैं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है,
तो डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, ऐसी क्षमताएं जो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की उनके अंतर्गत पाई जाती है। डिस्ग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया का मतलब गणना संबंधी, और डिस्थीमिया का मतलब होता है कि गंभीर तनाव संबंधी, जिसको सोचने की क्षमताएं कम हो जाती है, वो होता है डिस्थीमिया। ठीक, तो ये शारीरिक अक्षमता के कारण बच्चों में देखने को इन चीजें मिलता है। अगला पॉइंट विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं तो पिछड़ा, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसका कथन है, तो जेम्स ड्रेवर का कथन है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो मूक बधिर जो बच्चे होते हैं उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही सिखाया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी वे होते हैं जो अपसारी चिंतन करते हैं। अब चिंतन दो प्रकार का होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी। अभिसारी चिंतन वो होता है जिसके एक बिंदु होते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन वो होता है जिसके कई बिंदु होते हैं। यानी आपके सामने समस्या है, समस्या का समाधान कई तरीके से हो तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है। लेकिन समस्या का समाधान सिर्फ एक ही तरीका होता है तो वह अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतन करते हैं, यानी समस्या को कई तरीकों से हल करने का माध्यम या तरीका रखते हैं। अगला पॉइंट, कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, तो वह है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन डीवी की सामाजिक शिक्षाएं होती हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक है जॉन डीवी। अगला पॉइंट, रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, तो वो 3 प्रकार में संवेग को बांटे हैं इन्होंने। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो वह मैकडूगल महोदय ने किया है अपने अनुसार। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए हैं। हर संवेग की हर मूल प्रवृत्तियां होती हैं और 14 इन्होंने बताया है। अगला पॉइंट, कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो वो आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं होती है, वो आपको वातावरण से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो स्वतंत्र अध्ययन में कठिन करता है। स्वतंत्र अध्ययन में जो असंगठित घर से आने वाले बच्चे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि वे कौन से वाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो सांस्कृतिक और प्रशिक्षण जो होता है वो कक्षा में रुचि लेने से जो उनको रोकते का कार्य करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि ब्रेन लिपि किन बिंदुओं से संबंधित होता है, तो वह दृष्टि बाधित से संबंधित होता है। ब्रेन लिपि होता क्या है कि ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। प्रश्न पूछा गया है। फ्रांस के लुई से नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ब्रेन लिपि जो है एक ऐसा माध्यम होता है जो उभरे हुए माध्यम से इस पर लिखा जाता है और उसको छू कर बच्चा अध्ययन करता है, वही ब्रेन लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है कि अपराधी बालक होते हैं, तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालकों के अंतर्गत आने वाले बच्चे होते हैं। अपराधी बालक आप उनको कह सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम का मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत इनका होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो अगर जब हम अधिगम पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान में इनकी चर्चाएं की जाएगी। अगला पॉइंट है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो नोम चोम्स्की, और इनको भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चे एलडी के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि बच्चों की जो सीखने की क्षमताएं होती है वो जन्मजात होती है, इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में। अगला पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, तो फ्राबल जी हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक।
सॉरी, ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक ये नहीं, जॉन डीवी महोदय हैं, याद रखिएगा, जॉन डीवी का नाम आता है। फ्राबेल जो है किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं और उनको बालोद्यान विधि भी उनको कहा जाता है। खेल खेल में शिक्षा की बात फ्राबेल महोदय करते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है, तो वाइगोस्की महोदय जी हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, माता पिता में वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता लक्षण, उनको कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो गांधी की शिक्षा व्यवस्था से मिलती जुलती शिक्षा व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट है और अगला पॉइंट है कि आरटी 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ये काफ़ी बार पूछा गया कि आरटी 2009 कब लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। ये डेट को याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद आरटी 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ। 1 साल बाद इसको लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो अपना यूपी इतना पीछे है, देखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो वह व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये व्यक्तित्व का मापन का एक माध्यम है। इसके जनक कैटल महोदय जी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो पारस्परिक शिक्षण एक होता है, उसके आधार पर इनका सिद्धांत जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत आधारित है। बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, समाज का अनुकरण कर कर सीखते हैं, वाइगोस्की सीधी बातें कहते हैं। अगले पॉइंट पर शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है, तो शल्य चिकित्सात्मक अवस्थाएं हो सकती है। जिनको शारीरिक गति बुद्धि होती है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, उनको शारीरिक जो गतिशील बुद्धि होती है उनको सबसे ज़्यादा उनमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो अपसारी चिंतन से ही संबंधित होती है। अपसारी चिंतन की बातें आगे कर चुके हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो वह एक भाषा के रूप में निहित है। अगला पॉइंट, और समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार, विद्यालय और साथियों के साथ जो है समाजीकरण प्रक्रिया में सीखा जाता है। समाज के जो नियम कानून होते हैं उनको अपने अंदर ढाल लेना ही समाजीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता कौन है, तो टर्मन नामक वैज्ञानिक है। दरअसल बुद्धि का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, वह स्टर्नबर्ग ने 1911 में उसको दिया था। लेकिन 1916 में जो टर्मन नामक वैज्ञानिक, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 का प्रयोग उसके साथ किया था। 100 वाला जो मान टर्मन ने दिया था, इसीलिए बुद्धि लब्धि मान के जनक टर्मन को ही माना जाता है। अगला पॉइंट, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 70 से कम होती है जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं। अगला पॉइंट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष हो, तो उस बच्चे की आयु क्या होगी, मतलब बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु यानी 5/4 और गुणे 100, और जब इससे भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा और 25 × 125 यानी कि जो बुद्धि लब्धि 125 हो जाती है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जब आप उनको पढ़ाएंगे तो काफ़ी उनको सीखने में रुचि मिलती है और काफ़ी आसानी होती है उनको सीखने में। मेधावी छात्रों के लिए ये विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। समृद्ध वातावरण कर आप पढ़ाएं या कार्यक्रम का प्रयोग कर आप पढ़ाएं, वो भी माध्यम अच्छा ही होता है। अगला पॉइंट है,
आंशिक शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है, तो वो 4 वर्गों में विभाजित उनको किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आंशिक दृष्टिबाधिक वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उनको बड़ा कर कर दिखाया जाता है। तो उत्तल लेंस की सहायता से जो थोड़ा बहुत आंखों से दिखने वाली कमजोरियां जिनके अंदर होगी वो इस लेंस का प्रयोग कर कर पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, कान से बहरा, कान के अंदर या कान के मध्य में ऐसी जो कमियां उनके अंदर का देखी जा सकती हैं जिनको सुनने में ये दोष दिखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कि अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं होती है, तो हकलाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं होती है। अस्थिबाधित जो हड्डियों से विकलांगता पाई जाती है उन बच्चों को कहा जाता है, तो हकलाना हड्डी के माध्यम से विकलांगता नहीं है। अगला पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, और इनके अंदर सृजनात्मकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ये थे हमारे समावेशी शिक्षा के पार्ट दूसरा, और ये भी पार्ट दूसरा समाप्त होगा। इसके बाद पार्ट तीसरा आएगा। समावेशी शिक्षा के जो पॉइंट दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, इसीलिए इसके कई पार्ट में मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसका वीडियो को PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।